गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं जो डायबिटीज़ है उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है और डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन किस तरह से बॉडी को अफेक्ट करता है और क्या किया जाए कि डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन न हो या फिर कम हो। पूरी बात समझ में आ जाएगी, बस वीडियो अंत तक देखिए, एकदम ठीक से समझ में आ जाएगा आपको। वीडियो में बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो डायबिटीज़ है वो एक सिस्टमिक डिजीज़ है। सिस्टमिक डिजीज़ मतलब हर एक कोशिका को अफेक्ट कर देती है। यानी डायबिटीज़ सिस्टमिक डिजीज़ होने की वजह से हर एक कोशिका को अफेक्ट कर देती है। कैसे अफेक्ट करती है उसी को देखते हैं। और उसके पहले समझ लीजिए कि अगर हर एक कोशिका को अफेक्ट करती है तो पूरी बॉडी को प्रभावित करती होगी, पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाती होगी डायबिटीज़। डायबिटीज़ होने का मेन रीज़न क्या है कि हम लोगों की अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी दिनचर्या में गड़बड़ी की वजह से डायबिटीज़ जैसी समस्या उत्पन्न होती है। डायबिटीज़ के लिए कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई ये सब रिस्पॉन्सिबल तो है नहीं, यानी कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ तो है नहीं, इन्फेक्शन की वजह से तो होता नहीं। तो इस वजह से अपनी लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी की वजह से डायबिटीज़ हम लोग खुद अपने ऊपर थोप लेते हैं और उसके जो दुष्प्रभाव है उससे प्रभावित होते रहते हैं। तो देखिए, डायबिटीज़ में पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे कि शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसमें कुछ नया नहीं है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। नॉर्मल शुगर लेवल कितना है? 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml। यानी अगर आप 100 ml ब्लड लेते हैं तो इसमें जो शुगर है, ग्लूकोज है, उसकी मात्रा 80 से 120 के रेंज में होगी। अगर ये बढ़ जाए ना, तो अगर ये लेवल बढ़ेगा ना, तो शुगर लेवल बढ़ गया ना, शुगर लेवल बढ़ा तो आप समझ सकते हैं कि ब्लड की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। यानी ब्लड डेंसिटी क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। बस यही एक लाइन समझ लीजिए, पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है तो यानी ब्लड की डेंसिटी नॉर्मल से बढ़ी रहेगी, और नॉर्मल से अगर बढ़ी रहेगी तो ब्लड मोटा हो जाएगा, और जब ब्लड मोटा हो जाएगा तो जो फाइनर आर्टरी हैं, पतली पतली आर्टरी हैं, उनमें ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है। और अगर ब्लड फ्लो में दिक्कत आएगी तो अगर ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, न्यूट्रिएंट नहीं पहुँचेगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ना पहुँचे, ब्लड की डेंसिटी बढ़ी होने की वजह से जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा और न्यूट्रिएंट नहीं पहुँचेगा, तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो एटीपी नहीं बनेगा। एटीपी मतलब ऊर्जा नहीं बनेगा, और न्यूट्रिएंट नहीं पहुँचेंगे, फूड सप्लीमेंट के कंपोनेंट उचित मात्रा में या जरूरी मात्रा में नहीं पहुँचेंगे, तो ग्रोथ और रिपेयर ठीक से नहीं होगा। यानी जो पतली आर्टरी हैं, लास्ट वाली जो आर्टरी हैं, डिवाइड होते होते लास्ट में एकदम पतली सी आर्टरी बनती हैं, तो उसमें ऑक्सीजन कम पहुंचेगा या जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतनी मात्रा में नहीं पहुंचेगा, तो ऊर्जा नहीं बनेगी ना, और न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा तो जो डैमेज होता है उसका रिपेयर नहीं होता। इसीलिए जो डायबिटीज़ है, डायबिटिक फूट होता है ना, तो उसमें रिपेयर की संभावना नहीं बनती है, कम हो जाती है। तो इस वजह से मेन रीज़न यही है। मोटे सी एक लाइन बस हमेशा याद रखे रहिए कि अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो फाइनर आर्टरी हैं, जो पतली आर्टरी हैं, उनमें ब्लड सप्लाई कम होगी, और ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचेगी। और ये हर एक कोशिका के लिए है, बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी के लिए है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिस्टमिक डिजीज।
और अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं पहुंचती है तो उसी का रिजल्ट है कई बीमारियां, पूरी शरीर बीमार होती है, कोई एक अंग नहीं। तो कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कैसे क्रिएट होती है उसको समझने से पहले थोड़ी सी बात और समझते हैं। तो देखिए, जैसे डायबिटिक पर्सन है, कोई किसी को डायबिटीज है ना, तो उसका शुगर लेवल नॉर्मल ये जो है ना 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml है ना, इससे ज़्यादा ही रहता है। जब ज़्यादा रहता है तो खाना खाने के बाद इससे और बढ़ जाएगा, यानी 120 से 170 तक नॉर्मल मान लीजिए डायबिटीज वाले में है, तो खाना खाता है तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन 2 से 3 घंटे बाद ये जो बढ़ा हुआ लेवल है उसमें कमी आती है, लेकिन कमी आने के बावजूद उतना कम नहीं हो पाता जितना कि नॉर्मल होना चाहिए ना। और वही एक स्वस्थ पर्सन की अगर बात करें तो उसमें शुगर लेवल इतना होता है 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml। जब भी खाना खाता है कोई भी स्वस्थ आदमी तो उसके भी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन की प्रॉपर मैकेनिज्म की वजह से वो शुगर लेवल 2 से 3 घंटे में फिर वापस नॉर्मल आ जाता है। यानी खाना खाने के बाद शुगर लेवल सब में बढ़ता है, चाहे आप डायबिटिक हैं चाहे नॉन डायबिटिक हैं, सब में बढ़ता है। लेकिन जो डायबिटिक पर्सन है उनमें बढ़ा हुआ शुगर लेवल नॉर्मल नहीं आ पाता, क्योंकि इंसुलिन की जो प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग है, मैकेनिज्म है, वो अफेक्ट नहीं कर पाती ठीक से। लेकिन जो स्वस्थ आदमी है उसमें इंसुलिन ठीक से काम करता है तो बढ़ा हुआ शुगर लेवल वापस अपने नॉर्मल पर आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली अगर शुगर लेवल नॉर्मल नहीं आएगा तो ब्लड की डेंसिटी बढ़ी रहेगी। अब अगर ब्लड की डेंसिटी बढ़ी रहेगी तो आप समझिए हार्ट को मोटा ब्लड पंप करना पड़ता होगा, हार्ट को मोटा ब्लड पंप करना होता होगा। तो इस वजह से उसके जो वाल्व हैं वो भी खराब हो सकते हैं, और हार्ट की जो वाल होती हैं उसको सप्लाई करने के लिए एक करोनरी आर्टरी पाई जाती है, वो भी फाइनल आर्टरी होती है, तो उसमें भी न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन सप्लाई कम हो सकती है। तो हार्ट को मोटा ब्लड पंप करने की वजह से हार्ट कमजोर हो सकता है, और नर्व डैमेज हो सकती हैं। नर्व डैमेज होने क्या बोलते हैं, न्यूरोपैथी। जो नर्व्स हैं उनमें पैथोलॉजिकल चेंज आ सकते हैं, तो इसी के ऊपर नर्व डैमेज क्यों होगी, अगेन फिर वही कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई कम है। और किडनी डैमेज हो सकती है, किडनी डैमेज हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी इसलिए आती है कि अगेन किडनी को मोटा ब्लड फिल्टर कर रहा है। यूँ समझ लीजिए कि पानी है उसमें थोड़ा सा चीनी घोले हैं, उसको फिल्टर करना आसान है कि जो शहद है उसको फिल्टर करना आसान है। शहद को फिल्टर करना आसान नहीं है क्योंकि वो मोटा है, और आपने पानी में 1 चम्मच चीनी मिला दिया है या 1 चम्मच शहद मिला दिया है तो उसको फिल्टर करना आसान है। तो वही किडनी के साथ भी चलता है। बढ़ा हुआ शुगर लेवल किडनी को प्रभावित करता है, किडनी के जो नेफ्रॉन होते हैं ना उनको डैमेज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेफ्रोपैथी। और आई डैमेज करता है रेटिनोपैथी। अब आई जो है ना, आँख है, उसका जो लेंस है, लेंस मतलब जो कार्निया है, कार्निया को ब्लड सप्लाई नहीं होती, कार्निया में आर्टरी वेंस नहीं होती हैं। कार्निया को ऑक्सीजन डायरेक्ट मिलता है, किससे, एयर से मिलता है। कार्निया को डायरेक्ट सप्लाई मिलती है, ऑक्सीजन तो मिल जाएगी, लेकिन न्यूट्रिएंट आने के लिए न्यूट्रिएंट क्या करता है, डिफ्यूज करके आता है। जैसे मान लीजिए कि लेंस है इस तरह से, तो इधर वाले जो कोशिकाएं हैं इनसे मटेरियल डिफ्यूज करके आता है न्यूट्रिएंट। चूंकि जो सर्कुलेशन है उसका जो फ्लूइड है, कंसेंट्रेशन शुगर का ज़्यादा होने की वजह से वो मोटा हो गया है। जब मोटा हो गया तो इस तरह से डिफ्यूज करके आने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन तो बाहर से मिल जाती है एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से, लेकिन उसको फूड सप्लीमेंट नहीं मिल पाता, तो इसलिए डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है।
और फुट डैमेज, जो पैर है ना वो डैमेज हो सकता है। देखिए पैर जो है ना इसका मोटा सा इस तरह से पाया जाता है ना, यहाँ की स्किन काफ़ी मोटी होती है ना, पैर जो है काफ़ी मोटी होती है, उसके अंदर भी आर्टरी वेन्स बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं ना। तो जब खाली काफ़ी अंदर तक रहती हैं आर्टरी वेन्स, तो काफ़ी अंदर तक जब रहती हैं तो वहाँ भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट तो चाहिए ना, तो वहाँ भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट फुट की स्किन को मोटी होने की वजह से उतनी मात्रा में नहीं पहुँच पाता जितनी मात्रा में पहुँचने की ज़रूरत होती है, इसलिए फुट डैमेज हो सकता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो कान होता है ना उसके अंदर बहुत फाइन सेंसिटिव ऑर्गन पाए जाते हैं, तो वहाँ भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई कम होने की वजह से डैमेज हो सकता है। और फ्रोजन शोल्डर, शोल्डर फ्रीज कर सकता है, उठाने में, हाथ घुमाने में इस तरह से, या फिर कुछ चीज़ें होल्ड करने में पेन हो सकता है, जाम हो सकता है, तो उसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। तो कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली देखे जाते हैं ऐसे पर्सन में जिनको डायबिटीज़ जैसी समस्या है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, फूड डैमेज, ये सब कॉमन कॉम्प्लिकेशन हैं डायबिटीज़ के। तो डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन को एक लाइन में आप समझ लीजिए कि ब्लड मोटा हो गया है, उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्विंग कैपेसिटी कम हो गई है, और फूड न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने की भी कैपेसिटी कम हो गई है। क्योंकि ऑक्सीजन डिजॉल्विंग जब कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि मोटा हो जाने की वजह से, तो न्यूट्रिएंट भी नहीं ले पाएगा, ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचा पाएगा। ऑक्सीजन का पहुंचना, न्यूट्रिएंट का पहुंचना जरूरी है ताकि सेल ठीक से काम करती रहे। तो अब जिनको डायबिटीज हो गया है वो लोग क्या करें, और जिनको डायबिटीज नहीं हुई है वो क्या करें। दोनों लोगों को एक ही काम करना है कि डायबिटीज ना हो, या डायबिटीज की जो दिक्कत है उसको मिनिमाइज किया जा सके। मिनिमाइज करने का सिंपल सा तरीका है कि ऐसी चीज़ें ना खाएं, कम खाएं जिसमें कि ग्लूकोज ज़्यादा हो, जैसे चावल है, आलू है, खुद चीनी। तो इन सब चीज़ों का सेवन कम करें, प्रोटीन का सेवन करें, तो रोटी, सब्जी, दाल ये सब खाएं, चावल, चीनी, इन सबको कम कर दें, और अपनी दिनचर्या को नियमित रखें। सोने, जगने, खाने पीने का टाइम नियत रखेंगे, और टेंशन कम लेंगे। तो अगर टेंशन कम लेंगे तो डायबिटीज़ होने की संभावना कम होगी। तो डायबिटीज़ हम लोग खुद अपने ऊपर थोपते हैं दिनचर्या की वजह से। दिनचर्या नियमित रखें और टेंशन कम लें। टेंशन सबको होती है, होनी भी चाहिए। टेंशन ज़रूरी और एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, लेकिन टेंशन मेटाबॉलिक प्रोसेस को अफेक्ट न करे, बस उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ चीज़ें यूँ समझ लें कि कुछ चीज़ें आज ठीक हैं तो कुछ चीज़ें बाद में ठीक हो जाएंगी। सब कुछ आज ही नहीं ठीक हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सब कुछ आज ही ठीक कर देंगे शाम तक, तब आपको टेंशन आएगी। और टेंशन आएगी तो इसी बॉडी में, जिस बॉडी में टेंशन आ रही है उसी को अफेक्ट करेगा, और उसी को अफेक्ट करेगा तो उसी को बीमार बनेगा। तो डायबिटीज़ को मिनिमाइज किया जा सकता है। और दूसरे वीडियो हैं, और जिनका बढ़ा हुआ लेवल रहता है, नॉर्मलाइज नहीं हो पाता, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनको दवा भी बताई जाएगी। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। कई फ्रेंड्स के सजेशन पर ये वीडियो अपलोड किया गया है। कई फ्रेंड लगातार कई बार लिख चुके कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन पर वीडियो बनाया है, तो उन्हीं के सजेशन पर ये वीडियो अपलोड है। तो जिन लोगों ने भी सजेस्ट किया उनको धन्यवाद, थैंक यू।